हेलो स्टूडेंट, कैस एंड केमिस्ट्री क्लासेस में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा आपके सामने जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको दिख रहा होगा हमारे लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, डी ब्लॉक है। आज हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चल रहा है फरवरी का महीना। तो फरवरी नहीं, क्या है ये, फायर है। कैसा लगा ये मेरा लोगो, बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से। काफ़ी मैंने ये सोचा और देखा तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको लिखा है फरवरी नहीं फायर है ये। तो चलिए एक ही शॉट में पूरा डी ब्लॉक आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे आपको डी ब्लॉक का सब कुछ आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बेटा, ये जो आपके सामने है, ये कलर चेंज करता हूँ मैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं, ये क्या है आपके सामने, ये और ये दिख रहे हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और ये जो आपको जितना भाग दिख रहा है आपको आपके सामने, ये जितना भाग है ये क्या है, पी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक की बात रही तो ये 3 से लगाकर जो 12 तक हैं ये क्या है आपके सामने, डी ब्लॉक हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको पता चल जाए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और कौन से ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व आपके नहीं है, केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं। इसी डी ब्लॉक में ही पूरे सब कुछ है। मैं आपको आज इस डी ब्लॉक के इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आए। तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहां पर आप देखोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो आपको यहां दिख रहा होगा, यहां पर आप देखेंगे, बस एक मिनट, हाँ, ये स्कैंडियम से लगाकर और जिंक तक आप देखोगे ये क्या है, 21 से लगाकर ये जो 30 तक है ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और 39 से लगाकर 48 तक यानी इट्रियम से लगाकर ये कैडमियम 48 तक ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और लेंथनम से लगाकर यहाँ हाफ जो मरकरी तक ये भी क्या है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ एक्टेनाइट से लगाकर ये सीएन तक क्या है, डी ब्लॉक है। मगर ज़्यादातर मेन क्या है यहाँ पर, चौथा, पांचवा और छठा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आवर्त है। मगर ये सभी क्या है, ये जितना आपको दिख रहा है यहाँ से लगा के जितना मैं कट कर रहा हूँ, ये पूरा क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट में थोड़ा सा, डी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या है आपकी, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ना कि संक्रमण तत्व हैं। अब ये संक्रमण तत्व क्या है, देखिए संक्रमण तत्व वे हैं जिनके डी, जो आपका देखिए डी कक्षक में आपको ही पता है कितने डिब्बे होते हैं डी कक्षक में। यहाँ पर डी कक्षक में आपके सामने मैं यहाँ पर कितने डिब्बे होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, ठीक है। और सभी क्या होते हैं, ये पूरी तरह भरे नहीं होते हैं। यानी इसमें जो आपको देखोगे, इसमें डी कक्षक में इस जगह पे हम अगर ये 5 कक्षक बना लें इस तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डी 5 कक्षक में, यानी यहाँ 5 डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जिंक और कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक के यानी तत्व हैं, ना कि संक्रमण तत्व हैं। क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनका जो कक्षक होता है, इनमें सभी में लास्ट में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ऐसे तत्वों के नाम बताइए डी ब्लॉक में जो संक्रमण तत्व नहीं है, तो आप लिख देंगे वहाँ पर जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ना कि संक्रमण तत्व हैं। तो पहला आपका टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉपर, सिल्वर जो गोल्ड है बेटा, ये आपकी क्वाइंस हैं, क्वाइंस मेटल हैं। यानी ये मृदा कह रहे हैं, ये जिसको कहते हैं ये सिक्के बनते हैं इनको कह लीजिए, कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, इनके क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में जब हमने कहा तो क्या कहा, ये आपकी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ना कि संक्रमण तत्व। क्योंकि इनका जो कक्षक है, डी कक्षक है, पूरी तरह भरा हुआ होता है। उसी जगह कॉपर और सिल्वर और एयू की बात कर लें, ये कैसी हैं, ये आपकी मुद्रा धातुएं हैं, मुद्रा क्वाइंस मेटल हैं। और सबसे अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन।
टंगस्टन का आपने बहुत जगह जिक्र सुना होगा, टंगस्टन यानी डब्लू जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर टंगस्टन की बात कर लें तो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं विद्युत बल्ब में, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसके ताप सहने की क्षमता होती है टंगस्टन की, उससे कम मॉलिब्डेनम की होती है, उससे कम किसका होता है, क्रोमियम का होता है। टंगस्टन का ताप सहने की क्षमता लमसम 3200 डिग्री सेल्सियस ताप सह लेता है, इसलिए बल्ब में जो फिलामेंट लगाए जाते हैं वो टंगस्टन के लगाए जाते हैं, जिससे वो इतना अधिक ताप सह सके। आइए अब बात कर लेते हैं पहले हम डी ब्लॉक के तत्वों की यहाँ पर लक्षण की। तो आपके सामने क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण हैं। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर होगा n-1 ब्रैकेट, ये डी 1 से लगाकर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, और ns 0 से लगाकर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ये क्या है, n का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए n यहाँ पर संख्या है। अब थोड़ा सा आवर्त सारणी में चलते हैं तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा डी ब्लॉक किस आवर्त से शुरू हो रहा है, चौथे। और ये सीरीज बेटा, ये जो सीरीज है ये है 3D सीरीज। कौन सी सीरीज है, 3D। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इनका इनका करेंगे तो ये 3D होगा। ये कौन सी सीरीज है आपकी, ये आपकी मैंने कहा ये 4 आवर्त है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 4 में जब आप यहाँ पर देखिए, 4 में क्या करोगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 4-1 डी 0 से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन, और 4s से लगाकर 0 तक कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। तो 4 में से एक कम हो गया तो क्या हो गया, 3D 0 से लगाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। तो ये जो सीरीज है चौथी वाली, चौथा आवर्त में कौन सी सीरीज चलेगी, 3D। पाँचवें आवर्त में एक कम कर लीजिएगा, कौन सी चलेगी, 4D। और छठे आवर्त में आपकी चलेगी 5D। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात कर ली जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात कर ली जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 से 1 से लगाकर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n- से जो होता है 0 से लगाकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि आप क्रोमियम में देखोगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करोगे तो यहाँ क्रोमियम में थोड़ा सा, जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये लास्ट में जाएगा आपका 4s1, और ये हो जाएगा 3d5। तो 0 से लगाकर 1 तक मतलब 5 आ गया, और 4s कितना हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह कॉपर भी अपवाद में आता है, यहाँ होगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। ये अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर इसमें क्या है, अपवाद है। तो बेहद ध्यान रखिएगा कि इनके क्या होंगे, ये कक्षक पूरे पूरी तरह नहीं भरे होंगे, मगर ये आधा पूरा भरा होगा। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो ऑक्सीकरण संख्या को ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम में देखोगे यहाँ +3 से शुरू होती है, और फिर क्या है, टाइटेनियम की 2, 3 और ये रहा 4। ठीक है, इसकी देखिए वेनेडियम की 2, 3, 4 और फिर क्या हो गई 5। क्रोमियम की देखिए 2, 3, 4, 5, 6, और मैग्नीज की क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे ज़्यादा दिखाता है मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या, फिर घटने लगेगी। यानी स्कैंडियम से लगाकर यहाँ मैग्नीज तक बढ़ती हैं, बढ़ी, और उसके बाद क्या हो गई, ये कम हो गई। आयरन में क्या होगा, आयरन 2 तो 3 प्रदर्शित ही करता है, परंतु यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कभी कभार रियर केस में 4 और 6 भी देखने को मिल जाती हैं, 5 नहीं होती, 4 और 6। ये देखिए कितना यहाँ पर चमत्कार है। कोबाल्ट की 2, 3, 4, फिर क्या है, निकल भी 2, 3, 4, कॉपर 2 और 3 प्रदर्शित करता है, और जिंक कितनी प्रदर्शित करता है, 2। तो आई होप ये ऑक्सीकरण का भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। स्कैंडियम में +3, यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आयरन में याद रखिएगा 2, 3, 4, 6, और कोबाल्ट में 2, 3, 4, 2, 3, 4, फिर 2, 3 और ये 2। इस तरह आप ऑक्सीकरण पर शुरुआत में स्कैंडियम से लगाकर मैग्नीज तक इसकी बढ़ती हैं, और यहाँ पर देखोगे फिर क्या होंगी, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो आप आई होप आपको ऑक्सीकरण भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आयनों और यौगिकों में अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करने का मेन जो कारण मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि इनका डी कक्षक पूरी तरह भरे ना होना। यानी यहाँ पर आप देखोगे जब डी कक्षक बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि एक यहाँ 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10, यानी डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जिंक हो गया आपका, लास्ट में आपका मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, उनको छोड़कर सभी डी कक्षक जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी अधूरे भरे हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगर पूरी तरह भरे होते हैं तो प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिखा दें, यहाँ पर लिख रखा है आंशिक रूप से डी कक्षक का भरा होना। अगर आंशिक रूप से डी कक्षक भरे हैं तो उसमें यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित हैं तो वो कैसे होंगे, आपके अनुचुंबकीय होंगे। कैसे होंगे, आपके अनुचुंबकीय होंगे। और अनुचुंबकीय हैं तो जाहिर सी बात है वो सभी क्या होंगे, यानी अयुग्मित है। अगर पूरी तरह नहीं भरा तो वो रंगीन है, अगर पूरी तरह भरा है तो वो रंगहीन है। ध्यान रखिएगा, अयुग्मित है तो रंगीन है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो आंशिक रूप से भरे हैं, पूरी तरह नहीं भरे हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये क्या है, पूरी तरह भरे होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है डी ब्लॉक के तत्वों के आयन और यौगिक प्रायः अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें डी उपकोष क्या होता है, अयुग्मित होता है, यानी पूरी तरह भरा नहीं होता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है कॉपर का, तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा Cu प्लस पर, Cu2 प्लस पर। तो देखिए Cu का यहाँ पर जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर वीडियो अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे 1s2 2s2 ये सब किया। देखिए कितने हैं यहाँ पे, 29 हैं, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 18 और 10 कितने हो गए आपके, गलत हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 कितने हो गए आपके, 18 और 10 कितने होते हैं, 28। इसने गलत कर दिया, यानी यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 4s वाला। अच्छा हाँ सही किया है उसने, गलत नहीं किया है। देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया है बेटा, तो यहाँ पर उसने एक प्लस आयन है ना, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर क्या था, इसके 4s1 था, तो इसने एक, जितने भी प्लस चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है तो इसने यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कम कर दिया। तो खाली आखिर में क्या बचा, 3d। अब 3d में जैसे ही वो डी कक्षक बनाएगा बेटा, तो आपको ही पता है डी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं बताइए, डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, यानी इसमें आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 आए थे, तो मैंने 10 भर दिए। सभी युग्मित हैं, सभी भरे हैं, युग्मित हो तो जाहिर सी बात है रंगहीन होंगे। कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, ठीक है। और रंगहीन है तो जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। रंगहीन है, अगर युग्मित है तो रंगहीन होंगे, और रंगहीन है तो प्रतिचुंबकीय है। अगर अयुग्मित हैं तो रंगीन होंगे और अनुचुंबकीय होंगे। इसी तरह Cu2 प्लस में देखिए, यहाँ पर लास्ट में 4s1 होगा, ठीक है, अपवाद है जाहिर सी बात है, तो ये होगा 3d आपका 10 हो गया होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया बेटा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ इस जगह मैं बता रहा हूँ, ये होगा 3d 10 और ये हो गया 4s1। अब बताइए आप यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, कितने प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो एक तो इसका कम हो गया और एक इसका कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3d कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। और जब आप डी कक्षक बनाओगे तो जाहिर सी बात है डी में 9 भरोगे तो आखिरी वाला एक खाली रह जाएगा, अयुग्मित रह गया, यानी पूरी तरह नहीं भरा है। तो ये कैसे अयुग्मित है, तो ये रंगीन है और कैसा गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, तो अंतराकाशी यौगिक से पहले अंतराकाशी स्थान जानिए। यानी मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जो एक कमरा है, अगर एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए, उस डिब्बे में आप गेंद ठूस के भर दीजिए, तो तब आप चाहे जितना ठूस के भर दे तब भी उन गेंदों के बीच में कुछ स्थान रह जाएगा। जो वो स्थान है उसी को कहते हैं अंतराकाशी स्थान। इन स्थानों में क्या होता है, जितने भी आपके ये अधातुएं हैं, जैसे अधातु में हाइड्रोजन हो गई, कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सब आके वहाँ बैठ जाते हैं और इन डी ब्लॉक के तत्वों से ये धातुएं क्या बनाती हैं, बंध के द्वारा जुड़ जाती हैं और अंतराकाशी यौगिक बना लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही चीज़ मैंने लिख रखा है
कि जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं जिनके पूरी तरह मतलब डी कक्षक भरा नहीं होता है, उनके क्रिस्टल परमाणुओं में निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि ये डी ब्लॉक के तत्व काफ़ी सटे सटे होने के बावजूद भी क्या होता है कि ये पूरी तरह मतलब इनके बीच में जितना भी सटे हों तब भी इनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, और रिक्त स्थान ये क्या कहलाता है, अंतराकाशीय स्थान कहलाता है। और इन रिक्त स्थानों में अधातुएं कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इनके साथ बंध बना लेते हैं, जिसे अंतराकाशीय क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अंतराकाशीय यौगिक मैंने बताया, एक डिब्बा लीजिए, उसमें गेंद भर दीजिए, जितना भी ठोस के भरेंगे तब भी उनकी जगह पे खाली स्थान रह जाएंगे। उन खाली स्थान पे जाके ये जितने भी आपके अधातुएं हैं ये सब वहाँ बैठ जाएंगे, एक बंध के द्वारा जुड़ेंगे और डी ब्लॉक के तत्वों से ये अधातुएं आपस में क्या बना लेंगे, अंतराकाशीय यौगिक बना लेंगे। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया 2000 कुछ में पूछा गया, 19 में कह रहा है संक्रमण तत्वों की अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की एक एक उदाहरण बताइए। संक्रमण तत्वों का बताना है, तो संक्रमण तत्वों में क्रोमियम इन्होंने लिया है। ठीक है, हमने क्रोमियम ले लिया और साथ में ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब क्या है, अनुचुंबकीय का मतलब ये है कि ये होगा अयुग्मित, क्या होगा, अयुग्मित। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है, युग्मित। अयुग्मित है तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, रंगीन होंगे। युग्मित है तो जाहिर सी बात है ये रंगहीन होंगे। तो देख लीजिए क्रोमियम का उदाहरण ले लिया इन्होंने, क्रोमियम अपवाद है तो ये 4s1 और 3d5 हो गया। आखिरी में आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 3d5 है तो यहाँ पर आप देखोगे 5 आपने कक्षक बना लिए और प्रत्येक में एक एक भर गया। ये पूरी तरह नहीं भरे, क्या है, अयुग्मित है। और अयुग्मित है तो क्या है, रंगीन है, और रंगीन है तो क्या है, अनुचुंबकीय है। इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ जिंक का देख लीजिए, जिंक में आपने 10 हैं, आपने डिब्बा भरा, सभी युग्मित हैं। और युग्मित हैं, युग्मित हैं तो जाहिर सी बात है, युग्मित होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, ये रंगहीन होंगे। और रंगहीन है तो ये क्या है, आपके प्रतिचुंबकीय है, क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो आई होप आपको डी ब्लॉक का टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। जहां आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको, आपसे जो आपके जो क्वेश्चन हो कमेंट में डालिए, हम आपको अच्छी तरीके से ये सब समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छा समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें और समझा सकूँ। अगला हमारा टॉपिक जो है अगला होगा आपका डी ब्लॉक के, हम क्वेश्चन कल भी हल करेंगे, तो बने रहिएगा जिससे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।